क्लास 7th के विद्यार्थी अपनी हिंदी की बुक खोल लें और इस वीडियो के माध्यम से हिंदी को पढ़ने का प्रयास करें। हिंदी फर्स्ट, जिसका फर्स्ट एंड सेकंड लेसन यानी पहला दूसरा अध्याय आपको पढ़ाया भी जा चुका है और यहाँ से उसके एक्सरसाइज भी करवाए जा चुके हैं। उसको आप लोग किए होंगे, अपनी कॉपी पर कंप्लीट किए रहिए। और आज जो है तीसरा लेसन जिसका नाम है धनीराम, यह हम आपको स्टडी कराने चल रहे हैं, पढ़ाने चल रहे हैं। वीडियो के माध्यम से आप लोग सुनिएगा, समझिएगा। शायद ये कहानी ही होगी क्योंकि नाम से तो ऐसा ही लग रहा है। तो देखिए इसमें क्या लिखा है इस लेसन में, इस अध्याय में, जानते हैं। माँ बाप ने उसे सुंदर सा नाम दिया था धनीराम। उस लड़के का नाम माँ बाप ने क्या रखा था? धनीराम। आप जानते हैं आजकल, आज भी अगर किसी के घर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसका एक अच्छा सा नाम लोग सोचते हैं, सुंदर सा नाम सोचते हैं। प्रायः नाम ईश्वर के नाम पर ही जोड़ के रखा जाता है। आप देखे होंगे, राम जोड़ करके, कृष्ण जोड़ करके, ये तमाम नाम बनाए गए हैं। तो यहाँ भी इस बच्चे को उसके माँ बाप ने क्या नाम दिया था? धनीराम। और धनीराम शब्द का अर्थ आप जानते हैं? जो संपन्न हो, धनी हो, जिसके पास धन दौलत रुपए पैसे की कमी ना हो, वही धनीराम होता है। धनी तो वही होता है ना। तो इस बच्चे का नाम धनीराम रखा गया। इसका मतलब ये नहीं है कि ये बच्चा बहुत संपन्न था, इसके पास ढेर सारे धन वैभव सुख समृद्धि सब मौजूद थी, ऐसा नहीं है। हाँ, उसका नाम धनीराम रखा था। आगे लिखा है, लेकिन धन से उसका दूर दूर तक का कोई भी नाता न था। लेकिन इस बालक का धन से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था। मतलब इस बालक के पास धन के नाम पर बहुत ज्यादा कुछ था ही नहीं। मैंने उसे सदा आर्थिक तंगहाली में ही देखा है। ये लेखक कह रहे हैं, कि मैंने हमेशा उसे तंगहाली में ही देखा, हमेशा परेशान पोजीशन में ही देखा है, हमेशा परेशान स्थिति में ही देखा है। कभी उसे खुश तो देखा ही नहीं कि धन दौलत या पैसे के रूप में कभी वो प्रसन्न रहा। वह मेरा विद्यार्थी था। लेखक कह रहे हैं वो मेरा विद्यार्थी था, यानी मैं उसे पढ़ाया करता था। शर्मीला, शांत व कुशाग्र बुद्धि का, देखिए शर्मीला था, लजाता था बहुत ज्यादा, शांत स्वभाव का था और कुशाग्र बुद्धि, तीव्र बुद्धि का था, तेज बुद्धि उसकी तेज थी। मैं सोचता था कि यदि उसका नाम बुद्धिचंद्र या बुद्धिराम रखा होता तो अधिक सार्थक था। यानी उसके बुद्धि के हिसाब से, इतना उसके पास माइंड था, उसके हिसाब से उसका नाम बुद्धिचंद्र या बुद्धिराम ही होना चाहिए था, क्योंकि वह कक्षा में सबसे बुद्धिमान छात्रों में से एक था। वो बालक, उन बातों को लगभग आधी शताब्दी बीत गई है। इस बीच में हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाने का अवसर मिला। यानी वही नहीं, मुझे हजारों विद्यार्थियों को पढ़ाने का मौका मिला, हमने पढ़ाया भी। अब उन सबके न नाम याद है न चेहरे, जिन विद्यार्थियों को मैंने पढ़ाया, लेकिन उस दुबले पतले सांवले से 14 वर्षीय धनीराम को मैं आज भी नहीं भुला पाया हूँ। यानी उसका नाम, उसका चेहरा आज भी याद है। पता नहीं कितने बच्चों को मैं पढ़ाया, लेकिन उसका नाम, चेहरा आज भी याद है। उन दिनों की बातें आज भी ऐसे याद आती हैं जैसे अभी कल की ही बात हो। ऐसे लगता है जैसे ये कल की बात है और मुझे अच्छी तरह से याद है। मैंने उस दिन कक्षा में प्रवेश किया। अब ये पिछली बातों पे जा रहे हैं, जब उस बच्चे से परिचय हुआ था तो सब छात्रों को हंसते मुस्कुराते पाया। जब मैं कक्षा में गया पढ़ाने के लिए, सारे छात्र हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। पूछने पर पता चला 1-2 दिन में धनीराम की सगाई होगी। क्यों हंस मुस्कुरा रहे थे? धनीराम की सगाई होगी। सगाई के बाद शादी होती है, उसके पहले का कार्यक्रम है ये। मैंने धनीराम को पास बुलाया अपने पास, तो वह शर्माता हुआ पास आकर खड़ा हो गया। मेरे पास आया और शर्मीले स्वभाव, शर्माते हुए खड़ा हो गया। शर्मीले स्वभाव का था ही। मैंने उसे बड़े प्यार से समझाया था, अभी मेहनत करके पढ़ो, सगाई ब्याह के चक्कर में मत पढ़ो, अभी पढ़ाई का समय है, पढ़ाई करो, स्टडी करो। ये जो है, तो आपने देखा कि समझा रहे हैं
कि अभी आपकी पढ़ाई की उम्र है, अभी पढ़ाई करिए, जीवन में आगे बढ़ने का समय है, और ये शादी ब्याह के चक्कर में मत पड़ो। उस बालक को समझाया लेकर जो उनके अध्यापक थे। इसके बाद धनीराम 4-5 दिन तक कक्षा में नहीं आया। मेरे समझाने पर, मैंने उस दिन जिस दिन में समझाया उसके 4-5 दिन तक धनीराम कक्षा में नहीं। मैंने सोचा था शायद मेरी सलाह का असर नहीं हुआ, मैंने सोचा मेरी सलाह का असर नहीं हुआ और उसकी सगाई ब्याह चल रही होगी, सगाई का कार्यक्रम चल रहा होगा, इसलिए पढ़ने नहीं आया, तो अपनी सगाई के समारोह में ही व्यस्त होगा, मैंने ऐसा सोचा। ये लेखक कर रहे हैं। 6ठे दिन वह कक्षा में आया, 6वें दिन, 5 दिन नहीं आया। सहमा डरा था। मुझे लगा कि मेरी संभावित डांट टपट से भयभीत था। उसे लगा कि आज भी मैं डांट खाऊंगा अपने अध्यापक से, इसलिए वो डरा हुआ सा लग रहा था। ये मेरी अपनी मनोभावना थी। पास बुलाने पर उसने रो कर बताया था कि उसने सगाई से मना किया तो परिवार के लोगों ने उसकी लात भूसों से पिटाई की। यानी सगाई को मना कर दिया टीचर के समझाने पर, अपने घर पर मना तो कर दिया, लेकिन उसकी बड़ी दुर्दशा हुई, घर पर उसकी पिटाई हुई, किंतु मारपीट भी उसको अपने दृढ़ निश्चय से डिगा नहीं पाई। नहीं, बहुत ही मारे पीटे, कितनों मारे पीटे, लेकिन उसने निश्चय कर लिया था कि मुझे सगाई नहीं करनी है तो नहीं करनी है। उसने इसको मन में ठान लिया था। लड़की वालों को खाली हाथ अपने घर लौटना पड़ा था, जो सगाई के लिए आए थे। सगाई नहीं हुई। मेरा मन उस पितृहीन बालक के प्रति करुणा से भर गया। लेखक कह रहे हैं, जो कि उनके टीचर थे, उन्होंने वो कह रहे हैं कि उस बालक के प्रति मेरे मन में दया भावना आ गई। एक बार को लगा कि इस बालक की पीड़ा के लिए मैं ही दोषी हूँ। मन में लगा कि जो आज ये बेचारा दुख भोग रहा, कष्ट इसको मिला है, इतना मारा पीटा गया है, ये सब मेरे कारण ही हुआ है, मैं ही उसका दोषी हूँ। मैंने समाज में प्रचलित बाल विवाह की कुप्रथा को जी भर कर कोसा। यानी उस समय बाल विवाह ही चलता था, बचपन में ही शादी होती थी, समाज में एक कुप्रथा थी। कुप्रथा, सुप्रथा नहीं, कुप्रथा मतलब बुरी प्रथा थी। तो इस पर मैं कोस रहा था कि अगर ऐसी प्रथा ना होती तो इस बालक को इस उम्र में ये सब काम नहीं करने पड़ते। बालक के दृढ़ निश्चय व आज्ञा पालक का मैं प्रशंसक बन गया। यानी उसके दृढ़ निश्चय कि नहीं करूंगा तो नहीं करूंगा, और आज्ञा पालक होने का, यानी मैंने जो उसे कहा वो समझ गया, मान गया, इसका मैं बहुत प्रशंसक हो गया। मैं उसकी प्रशंसा करने लगा, बहुत ही अच्छा बालक हुआ। मुझे याद है कि एक दिन मैंने छात्रों को शरीर व वस्त्रों की सफाई के बारे में समझाया था। अपने कपड़े की सफाई रखना है, अपने शरीर की सफाई रखना है। जैसे कि आप यहाँ भी आप लोगों को समझाया जाता है कि साफ सफाई, वहाँ प्रेयर में निकाल करके खड़ा किया जाता है, कौन स्नान करके नहीं आया है, किसके ड्रेस गंदे हैं, ऐसे ही चल रहा था। अगले दिन मैंने देखा कि धनीराम के कमीज पैजामे का मटमैलापन तो कुछ कम हो गया है, यानी सफाई कुछ हुई है, पर उसके जीर्ण शीर्ण वस्त्र, यानी फटे पुराने वस्त्र और भी अधिक जीर्ण शीर्ण हो गए थे, यानी और भी अधिक फट गए थे, पुराने हो गए थे। बिल्कुल लग रहा था कि बिल्कुल ये उपयोग के काबिल रह ही नहीं गए हैं। तो आप लोग ये पढ़ रहे थे अभी धनीराम नामक इस कहानी का थोड़ा सा अंश। अब बाकी के पार्ट अगले वीडियो आपको मिलेंगे, बाकी कहानी आप अगली वीडियो पढ़ेंगे। तब तक इतना अपने घर पर बुक्स निकाल के पढ़ते रहिए और देखिए इस बालक का आगे क्या होता है, भविष्य क्या बनता है, ये तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। आज की वीडियो बस इतना है।